इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी विरासत की पहचान है। स्वागत है दत्त प्रबोधिनी हिंदी में। आइए भारत के गौरवशाली इतिहास और ज्ञान की यात्रा पर चलें। एक अकेला शब्द एक क्षेत्र में एक साम्राज्य का भार और दूसरे क्षेत्र में एक छोटे शहर के व्यापारी की प्रतिष्ठा को अपने भीतर समेट सकता है। आधुनिक वंशावली डेटाबेसों में वर्तमान में 25 लाख से अधिक अलग अलग ऐतिहासिक अभिलेख शाह पारिवारिक नाम के अंतर्गत दर्ज हैं। इन अभिलेखों का भौगोलिक वितरण भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण एकाग्रता को दर्शाता है। हाँ, यह नाम ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी गहरी जड़ें रखता है। यह वितरण एक भाषाई टकराव का परिणाम है। कैसे एक ही उपनाम दो पूरी तरह से अलग सामाजिक प्रतिरूपों का प्रतिनिधित्व करने लगा, एक सम्राट की पूर्ण शक्ति और दूसरा एक व्यापारी का स्थानीय प्रभाव। इस उत्तर को खोजने के लिए हमें उस क्षण का पता लगाना होगा जब प्राचीन फारसी और भारतीय भाषाएं आपस में मिली और दो असंबंधित शब्द एक साझा पहचान में विलीन हो गए। पहला मार्ग हमें प्राचीन फारसी मूल शब्द शाह तक ले जाता है। सदियों तक यह शब्द एक औपचारिक शाही उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता रहा। इसका शाब्दिक अर्थ राजा था, एक ऐसी उपाधि जो विशाल क्षेत्रों पर शासन करने वाले पूर्ण सम्राटों के लिए आरक्षित थी। शासकों ने 20वीं शताब्दी तक भी इस उपाधि को अपनाना जारी रखा, विशेष रूप से 1925 से 1979 के बीच ईरान के पहलवी वंश के राजाओं ने। जो लोग इस उपाधि को धारण करते थे वे अत्यधिक अधिकार रखते थे, जिसे भव्य दरबारी समारोहों और एक महत्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति द्वारा सुदृढ़ किया जाता था। मध्य पूर्वी संदर्भ में यह शब्द कोई पारिवारिक उपनाम नहीं था, बल्कि स्वयं सिंहासन का नाम था, जो पूर्ण नियंत्रण और संपत्ति का प्रतीक था। जहां नाम की एक परंपरा ताज पर आधारित थी, वहीं दूसरी बही खातों पर निर्मित हो रही थी। उन लोगों के लिए जो अपनी जड़ों को ईरान और उसके पड़ोसी क्षेत्रों तक खोजते हैं, शाह नाम इसी एकमात्र निरंकुश शक्ति की सीधी विरासत है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में, इस नाम की उत्पत्ति पूरी तरह अलग है। यह परंपरा प्राचीन संस्कृत शब्द साधु में निहित है। अपने मूल रूप में साधु का अर्थ ईमानदार या अच्छा था, एक ऐसा शब्द जो अक्सर आध्यात्मिक अनुशासन और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा से जुड़ा हुआ था। भाषाई रूप से साधु विकसित होकर गुजराती शब्द सा बन गया। बनिया और जैन समुदायों के सदस्यों ने इस शब्द का उपयोग विशेष रूप से स्वयं को ईमानदार व्यापारियों के रूप में पहचान देने के लिए करना शुरू किया। इन लोगों ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा महलों में नहीं बल्कि बाजारों में बनाई। उनका प्रभाव सामुदायिक विश्वास और नैतिक व्यापारिक प्रथाओं पर आधारित था। अंततः फारसी शब्द शाह अर्थात राजा के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव के कारण सा की मूल वर्तनी बदलकर शाह हो गई। यह एक स्पष्ट विरोधाभास उत्पन्न करता है। जहां नाम की फारसी परंपरा निरंकुश शासन का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं भारतीय परंपरा नैतिक व्यापार और सामुदायिक प्रतिष्ठा के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है। आधुनिक युग में ये दोनों इतिहास एक दूसरे में मिलने लगे, क्योंकि प्रवासन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क इन परिवारों को दुनिया भर में ले गए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक जहाजी यात्री अभिलेख इस आंदोलन का दस्तावेजीकरण करते हैं, जब दोनों परंपराओं के परिवारों ने विदेशों में नए घर स्थापित किए। विशेष रूप से व्यापारी नेटवर्क दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत अधिक फैले, जिससे मलेशिया जैसे देशों में इस नाम का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बना। यह चार्ट भारत में 333 आधारभूत अभिलेखों को दर्शाता है, साथ ही मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी को भी दिखाता है। आज चाहे किसी परिवार का इतिहास फारसी दरबार में शुरू हुआ हो या गुजराती बाजार में, ये विविध अभिलेख मिलकर एक वैश्विक परस्पर जुड़े हुए नेटवर्क का निर्माण करते हैं। शाह नाम एक अद्वितीय भाषाई टकराव को संरक्षित करता है। यह दर्शाता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग विरासतें, एक राजनीतिक शासन की और दूसरी नैतिक व्यापार की, अंततः एक साझा पहचान में परिवर्तित हो सकती हैं। ऐसे ही ऐतिहासिक सफर के बारे में और जानने के लिए दत्त प्रबोधिनी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।